हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा, अब आगे यहाँ फेंग हाओ उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस बूढ़े बंदे को जान से मारने की। जिस पे वो बंदा यहाँ फेंग हाओ से कहता है कि लड़के तो अपने काम से काम रख। अब आगे उसकी इस जवाब को सुन करके फेंग हाओ गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो उसे हिट करने वाला था, खाई से एक चमकदार रोशनी बाहर निकलती है और यहाँ फेंग हाओ ये देख पाता है कि वो बुढ़ा तो मरा नहीं है, बल्कि वो तो एक एयर एट्रीब्यूट का वॉरियर है। जो भी एयर एट्रीब्यूट के वॉरियर्स होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के रंगों के पंख होते हैं जिनसे वो हवा में उड़ने की शक्ति रखते हैं। आगे उस ओल्ड मैन ने उस बंदे को तो ऐसा अटैक किया होता है कि वो दुम दबा के वहाँ से भाग निकलता है। इधर यहाँ फेंग हाओ उसकी ताकत देख करके समझ जाता है कि ये तो अपने मोमेंटन रिल्म में है, क्योंकि उस डोंग फैंग के रिल्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जरूर इस ओल्ड मैन की जो स्ट्रेंथ होगी वो इसकी इनिशियल स्टेज ऑफ वुजोंग रिल्म के अबव होगी। इस पे लिटिल फेरी उससे कहते हैं कि तुम हमेशा बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। जब किसी सिचुएशन में कोई कल्टीवेटर फंस जाता है तो ये सिचुएशन उसके लिए दो चीजें लाती है, या तो वो खतरे में पड़ के मारा जा सकता है या इस अपॉर्चुनिटी को वो यूज कर सकता है। कल्टीवेटर ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा लिया होगा। उसकी पावर को कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना। ये जो बंदा अभी अभी जिसने अटैक किया है ये दूसरे लेवल की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी, के कारण उसे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। ये उसके शरीर में हम बहुत सी निशानों को उभरता हुआ देखते हैं। देखते ही लिटिल फेरी समझ जाती है कि इसके बॉडी पे हीट पॉइजन का असर हुआ है। ये एक ऐसा जहरीला और बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है जिसे अगर किसी कल्टीवेटर को दे दिया जाए तो शुरुआती दिनों में तो उसे पता नहीं चलेगा। बहुत सालों से उसके शरीर में इस पॉइजन के असर के कारण के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाते हैं और फिर वो पॉइजन उसके इंटरनल ऑर्गन्स में ही बस जाता है। कारण धीरे धीरे उसकी बॉडी की एनर्जी जाती रहती है जब तक कि उसकी बॉडी पूरी तरह से भ्रष्ट ना हो जाए। लगता है इसीलिए ये बंदा इस बीहड़ वाले इलाके में इस फॉरेस्ट स्प्रिट ग्रास को ढूंढने के लिए आया होगा कि इस हीट पॉइजन के असर को कम करने के लिए एक कूल एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल मेडिसिन है। अब आगे हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उस स्प्रिट ग्रास को खा लिया होता है कि वो अपनी हीट पॉइजन के असर को कम कर सके। जिसपे फेरी उसे बताती है कि हालांकि ये असर असरदार तो है, इसके इफेक्ट इसके शरीर पे लंबे समय तक नहीं देखेंगे। थोड़ी ही देर बाद इस पे वापस से वो हीट पॉइजन दोबारा से असर करेगा। ये सिर्फ इसके पॉइजन को कम करने के लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इसकी जिंदगी का खतरा भी बना हुआ है और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो वो कुछ ही दिनों में आगे मारा जाएगा। अब ये सुनते ही दरिया दिल फेंग हाओ जो होता है वो उसकी मदद करने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ जाता है और उसके पास आकर के उसे ऑफर करता है कि वो एक हीलर है, तो क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसकी बॉडी से हीट पॉइजन को रिलीज करने में। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को मदद रास नहीं आती। वो जो बंदा होता है वो रूडली उसे मना कर देता है। आगे वो बंदा उसे कहता है कि तुम अपनी ये जो दरिया दिली दिखा रहे हो इस जैसी जगह में तुम्हारी ये जो मेहरबानी है एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी ले डूबेगी, इसीलिए बेटर यही होगा कि यहाँ से चलते बनो। आगे फेंग हाओ से ये कहते हुए कि तो चलो मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करता, मैं तुम्हें अपने हाल पे ही छोड़ता हूँ। वहाँ से वो जाने लगता है। इतने में वो जो बंदा होता है जिसने अभी अभी अकड़ते हुए मदद लेने से मना कर दिया होता है वो तो बेहोश होके वहीं लुढ़क जाता है। अब आगे यहाँ फेंग हाओ अपनी हीलर यानी कि डॉक्टर होने की जिम्मेदारी को कैसे भूल सकता था। वो तुरंत ही उसे उठाता है, उसके बॉडी से वो हीट टॉक्सिन्स को रिमूव करने लगता है। जिसपे फेरी उसे कहती है कि इसकी बॉडी से ये हीट पॉइजन निकालने का बस एक ही तरीका है, लेकिन तुम ये अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से नहीं कर सकते। तुम्हें इसके लिए किसी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस तरह के हीट पॉइजन को रिमूव करने के लिए तुम्हें एक तरह के लोटस सीड की जरूरत होगी। वही रेड लोटस किंग की बात कर रही होती है जो कि उस खतरनाक वैली में जियाना और यहाँ फेंग हाओ ने मिल करके इकट्ठा की थी। आगे उस रेड लोटस सीड को तो लेने में यहाँ फेंग हाओ के पसीने छूट जाते हैं और वो काफी ज्यादा रेयर सीड होता है। फिर भी मैंने जैसा कि कहा यहाँ फेंग हाओ बहुत ही ज्यादा दरिया दिल है। उसने ये सोच लिया होता है कि वो इस अनजान बंदे की मदद करने के लिए अपनी इस कीमती रेड सीड को भी त्याग देगा। आगे वो वही रेड लोटस सीड का यूज करने लगता है ताकि इसकी बॉडी से हीट पॉइजन को बाहर निकाल सके। देखते ही देखते उस बंदे की बॉडी से जहर का असर कम होने लगता है।
और वो फेंग हाओ की इस महानता को देख करके इम्प्रेस हो जाता है कि इस लड़के ने उसके हीट पॉइजन को सप्रेस करने के लिए इतने कीमती रेड सीड का यूज किया है। अब आगे उसे अपनी बॉडी में अच्छा महसूस हो रहा था। अभी अभी उसने जो कोल्ड एट्रीब्यूट वाला एक्लीजर ग्लास खाया था, इसकी वजह से उसकी जो बॉडी है अब ठंड महसूस नहीं कर रही और इस हीलर ने तो उसे ऐसा ट्रीट किया है कि पहले के मुकाबले वो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। इसीलिए वो बंदा जो होता है उसे रिस्पेक्ट देते हुए फेंग हाओ को ग्रीट करने लगता है। थोड़ी देर पहले जो उसके साथ बदतमीजी की थी और उसे ऑफेंड किया था, इसके लिए वो फेंग हाओ से माफी मांगता है। आगे वो बंदा अपना नाम युन बताता है। आगे यहाँ फेंग हाओ उसे माफी मांगने से रोक देता है और वो कहता है कि वो एक हीलर यानी कि डॉक्टर है, किसी को मरते हुए वो कैसे देख सकता है, उसे बचाना तो उसकी जिम्मेदारी है। आगे यहाँ यून उसे कहता है कि लगता है कि तुम भी बाकी कल्टीवेटर्स की तरह उसी मार्शल क्रिस्टल को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो कि 1000 साल के बाद फॉर्म होता है। जब से उस क्रिस्टल के फॉर्म होने की न्यूज बाहर फैली है, तब से उसकी मैच्योरिटी की खबर सुन करके यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स आए हैं उस क्रिस्टल की तलाश में। लेकिन तुम्हारे लेवल को देख करके मुझे लग रहा है कि तुम अपने मार्शल आर्ट्स के एकदम बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट हो, इसीलिए मुझे डर है कि तुम उन कल्टीवेटर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे जो कि उस 1000 साल पुराने क्रिस्टल को लेने के लिए आए हैं। उनकी कल्टीवेशन लेवल जो है वो मास्टर लेवल की है, तो उनके साथ मैच कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और तुमने जो यहाँ पे मेरी मदद की है मुझे हील करते हुए, इसलिए मैं उस मार्शल क्रिस्टल को पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि तुम मेरे लिए एक फेवर ओन करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा एहसान उतारना चाहता हूँ। अगर तुम इसके बदले में मेरे अंदर का यह जो हीट पॉइजन है इसे पूरी तरह से सप्रेस करने में मदद करते हो, मैं किसी भी हद तक जा करके उस मार्शल क्रिस्टल को पाने में तुम्हारी हर मदद करूंगा। इस पे फेंग हाओ से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी इंसान भी होते तो भी मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद जरूर करता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद यहाँ पे तुम्हारी ताकत को देख करके की है और ये सोच के किया है कि इसके बदले में तुम मेरी मदद करोगे। जिस पे यूनो से कहता है कि मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने दूसरे हीलर्स को भी देखा है कि दूसरों को हील करने के बदले में बहुत ही अच्छी खासी रकम चार्ज करते हैं, लेकिन तुम उन दूसरे हीलरों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो। जेन्युइनली मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुमने जो मुझ पे फेवर किया है उसे लौटा सकूं। अब आगे उसकी इंसिस्ट करने के बाद यहाँ फेंग हाओ जो होता है उसकी मदद लेने के लिए मान जाता है। आगे फेंग हाओ से पूछता है कि तुम्हें इस तरह का खतरनाक जहर आखिर दिया किसने है। जिस पे यून उससे कहता है कि ये बहुत ही पुरानी यादें हैं, इन्हें ना ही करो दो तो अच्छा है। वो उसे इसके पीछे की कहानी बताने से इनकार कर देता है, बस यही बताता है कि वो उस हीट पॉइजन के असर को कम करने के लिए इस बीहड़ वादी में एक आइस एट्रीब्यूट वाला एक्लीजर ढूंढने के लिए आया था ताकि उस पॉइजन के असर को थोड़ा कम कर सके। इस पे फेंग हाओ उसे बताता है कि तुम जिस कोल्ड एट्रीब्यूट वाले एलिक्सर की बात कर रहे हो, इससे तुम्हारे अंदर का जो हीट पॉइजन है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही टेम्पररी हट जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारी जो सिचुएशन है वो आगे जाकर के और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। इसका बस एक ही उपाय है कि तुम्हारे अंदर के हीट पॉइजन को परमानेंटली निकालना पड़ेगा। आगे यून उससे कहता है कि तुम्हें इस हीट पॉइजन के बारे में लगता है कुछ ज्यादा ही जानते हो, तुम्हें इसके बारे में ये भी पता होगा कि इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं। फेंग हाओ इस जवाब का देने से पहले काफी शर्म महसूस करता है। उससे कहता है कि उसे ये पता तो है कि इसे डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, लेकिन उसकी करंट कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके तुम्हारे अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल सके। बस इतना ही कर सकता है कि टेम्पररी उस टॉक्सिन्स को थोड़ी देर के लिए ही बाहर निकाल सकता है। जिस पे यूनो उसे मान जाता है। कहते हैं ना कि भागते हुए चोर की लंगोटी सही। उसे कहता है कि अगर मेरे अंदर से ये हीट पॉइजन जरा भी बाहर निकलता है तो मैं इससे अपने आप को फ्री ही महसूस करूंगा, क्योंकि मैं हर दिन के रोज के टॉर्चर से अब तंग आ चुका हूँ। इसलिए अगर 1% भी वो पॉइजन बाहर निकलता है तो मुझे ये कंडीशन मंजूर है। अब आगे ये काम करने के लिए यहाँ पे जो फेंग हाओ होता है उसे वही रेड लोटस किंग की लोटस सीड दिखाता है और इस सीड को वो उसे खाने के लिए कहता है, जिससे फिलहाल के लिए उसकी बॉडी से टेम्पररी कुछ हीट पॉइजन तो जरूर बाहर निकल जाएंगी। ये जो लोटस सीड होता है वो बहुत ही ज्यादा महंगी और रेयर काइंड ऑफ मेडिसिन होती है, इसे सारी मेडिसिन का किंग कहा जाता है। इसलिए यून जो होता है वो इस सीड को लेने से इनकार कर देता है। इतने ज्यादा महंगे सीड को मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ। फेंग हाओ इंसिस्ट करते हुए उसे ये सीड लेने को कहता है।
उसे पता है कि इस आइस स्नो एप रीजन में बहुत सारे कल्टीवेटर्स होंगे जो कि उस क्रिस्टल को लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनका सामना यहाँ पे फेंग हाओ अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो प्रोटेक्शन उसे यून देगा, इसीलिए यून का सही रहना यहाँ पे काफी जरूरी है। अब आगे वो जो यून होता है उस सीड को ले लेता है और इसके बदले में यहाँ फेंग हाओ को एक एयर आर्टिब्यूट तोहफे में देता है। इसके कारण फेंग हाओ भी अब हवा में उड़ सकता था। अब आगे वे लोग उड़ते हुए उसी आइस एप के रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे वो मार्शल क्रिस्टल फॉर्म होता है। जो हमारी लिटिल फेरी होती है वो काफी ज्यादा इस एयर राइड का मजा ले रही होती है। यहाँ पे वो जो यून होता है वो फेंग को सावधान करता है कि वो अब एक ऐसे आइस एप स्नो रीजन में इंटर कर चुके हैं। ये एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे आइस किंग एप पाए जाते हैं। ऐसे बर्फीले चिंपैंजीज होती हैं जिनका जो लेवल होता है बहुत ही सारे बीस्ट के लेवल को मिला करके इनकी एक लेवल की पावर होती है, इसीलिए इस रीजन में उन्हें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। अब आगे जैसे वे लोग उस क्रिस्टल वाले एरिया के पास पहुंचते हैं, फेंग हाओ देखता है कि वहां पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स इंतजार कर रहे थे कि 1000 साल में एक बार फॉर्म होने वाले उस मार्शल क्रिस्टल के बनने का इंतजार में आगे सब छुप करके यहाँ पे उसके फॉर्म होने का वेट कर रहे थे। ज्यादा यहाँ पे लकी निकलेगा और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसी के हाथ में वो मार्शल क्रिस्टल आएगा। यहाँ पे यून ने सबको देख करके ये समझ लिया होता है कि ये सारे जो कल्टीवेटर्स है वो सभी स्ट्रॉन्ग वॉरियर लेवल्स के हैं, सभी के सभी ही अपने वोजोंग रिल्म में तो होंगे ही। अब आगे एक बहुत ही बड़ी चट्टान की चोटी पे हम देखते हैं कि एक आइस आर्टिब्यूट वाला क्रिस्टल फॉर्म होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मार्शल क्रिस्टल यहाँ पे मैच्योर होने लगता है उससे निकलने वाली कोल्ड ऑरा जो होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस हवा की चपेट में जो भी आएगा सब जम जाएंगे। कोल्ड ऑरा से बचने के लिए सभी कल्टीवेटर्स भागने लगते हैं और छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। जैसे ही उस मार्शल क्रिस्टल की कोल्ड ऑरा यहाँ पे खत्म होती है और वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, देखते हैं यहाँ जो फेंग हाओ और उसके साथ यून जो होता है उन्होंने अपने आप को एक गुफा के अंदर छिपा लिया था। बाकी के कल्टीवेटर्स जो कि वक्त पे अपने आप को हाइड नहीं कर पाते वे सभी के सभी वहाँ पे जम जाते हैं और सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर्स ही बाकी रह जाते हैं उस मार्शल क्रिस्टल को लेने के लिए। उस क्रिस्टल के मैच्योर होते ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि झट से उसे पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बाकी के 3-4 कल्टीवेटर्स भी होते हैं जो कि उस क्रिस्टल को पाने के लिए बारी बारी से उसकी तरफ एक ही साथ बढ़ते हैं। अब इन सभी में ही यहाँ कंपटीशन चल रहा होता है, सभी यही कह रहे होते हैं तो कि वो क्रिस्टल मेरा है। लेकिन अभी यहाँ इनके लिए खतरा टला कहाँ था, अभी तो असली खतरे की यहाँ पे एंट्री होती है। उस क्रिस्टल के मैच्योर होने का कोई और भी इंतजार कर रहा होता है। इस क्रिस्टल की गार्डिंग यहाँ इस स्नो रीजन के आइस किंग एप कर रहा होता है कि जैसे ही ये देखता है कि उसके क्रिस्टल को लेने के लिए कोई आगे बढ़ रहा है वो यहाँ पे अपीयर होता है। अब अगले सीन में हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है, वो भी बाकी कल्टीवेटर की तरह उस मार्शल क्रिस्टल को पाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन यून उसे जाने से पहले रोक देता है। वो इस तरह के सिचुएशन से भली भांति परिचित था, जानता था कि इस तरह के क्रिस्टल जो होते हैं उनकी गार्डिंग करने के लिए कोई न कोई बीस्ट जरूर होता है, इसलिए वो यहाँ पे फेंग हाओ को जाने से रोक देता है, ये कहते हुए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई न कोई खतरा जरूर है। लिए अब हम यहीं पर रुक करके इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उन बाकी कल्टीवेटर के साथ क्या होता है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा तो उनका इंतजार कर रहा होता है। वो जो आइस किंग एप होता है वो छुप करके उस मार्शल क्रिस्टल को गार्ड कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका सामना कर पाते यहाँ पे वो जो बाकी के कल्टीवेटर्स होते हैं आपस में ही लड़ने लगते हैं। उस क्रिस्टल को पाने के लिए इनके बीच ही एक अलग ही कंपटीशन चल रही होती है और ये आपस में ही मारपीट कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे एक होड़ सी मच जाती है कि वो जो क्रिस्टल वही लेगा जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अब आगे यहाँ जो सबसे ज्यादा उतावला होता है वो मार्क्स वाला बंदा होता है। उसने तो सबको यहाँ पे ऐसा पछाड़ा होता है कि सबको धूल की खानी पड़ती है, लेकिन उसे भी कूटते हुए एक पहलवान बंदा जो होता है वो उस क्रिस्टल को लेने के लिए एकदम करीब पहुंच जाता है। तभी वो बहुत भयानक वाला खतरा उसका इंतजार कर रहा था। आइस किंग अपीयर होता है और उसे भंबोड़ने के लिए उस पे कूद पड़ता है। लेकिन यहाँ सरप्राइज वाली बात ये होती है कि वहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे आइस एप तो होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़े वाले की एंट्री अभी भी बाकी थी जो इन सब का किंग होता है। ये साइज में इन सब से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है
उसको देखते ही यहाँ पे उन कल्टीवेटर्स के जो कि उस मार्शल क्रिस्टल को पाने के लिए से चट्टान पे चढ़ रहे होते हैं, उनके तो पसीने छूट जाते हैं। बागी उस एप किंग ने उस मार्शल क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों में ही जकड़ लिया होता है। यहाँ दूसरे कल्टीवेटर भी तैयार हो जाते हैं उसका सामना करने के लिए। सबका जो टारगेट होता है उस एप किंग का वही हाथ होता है जिसके अंदर वो मार्शल क्रिस्टल है। इधर यून भी जो होता है वो यहाँ पे फेंग हाओ को कहता है कि अब हमारे भी जाने का टाइम आ गया है। वो उस एप किंग के पास तेजी से जाता है और उस पे अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को वो जो एप किंग होता है अपने हाथों से आसानी से डॉज कर देता है। अब आगे उस एप किंग ने तो यहाँ पे अपने दूसरे हाथ से उस यून को पकड़ लिया होता है और जोरदार घुमा करके वो उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। अब आगे यहाँ पे एक बीस्ट और बहुत सारे ह्यूमंस के बीच एक खतरनाक फाइटिंग शुरू हो जाती है। भी कल्टीवेटर्स यही डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उस मार्शल क्रिस्टल को उसके हाथ से छुड़ाना होगा। बाद आपस में सभी फाइट करके ये तय कर लेंगे कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसे ही ये मार्शल क्रिस्टल मिलेगा। इस आइडिया पे सभी राजी हो जाते हैं और सभी मिल करके साथ में उस आइस एप किंग पे अटैक करते हैं। लेकिन उस एप किंग पे इन सब का मिला जुला अटैक भी उसे गिराने के लिए काफी नहीं था। वो जो एप किंग होता है मात्र अपने पंच से एक बार ही जमीन में दे मारता है, इससे पूरी जमीन उखड़ जाती है और सारे के सारे कल्टीवेटर्स वहीं पे गिर जाते हैं। इसकी ये ताकत देख करके यून समझ जाता है कि ये जो आइस एप किंग है तो एक ऐसा बीस्ट है जो कि अपने हाई लेवल ऑफ मार्शल स्पिरिट में ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर भी अपनी ताकत का इस पे इस्तेमाल करते हैं भी हम सभी मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। अब आगे यहाँ पे एक बहुत ही एंटरटेनिंग और रोमांचित फाइट शुरू हो जाती है। एक कल्टीवेटर यहाँ पे आइस एप किंग का सामना करता है। जब वो घायल हो जाता है तो तभी उस पे अटैक करने के लिए दूसरा कल्टीवेटर आगे बढ़ जाता है। इस तरह से ये सीन बार बार दोहराया जाता है। देखने में एंटरटेनिंग लग रहा होता है, जरा भी ये सीन बोर नहीं करता कि एक ही चीज को बार बार दिखाया जा रहा है। बस ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे यहाँ पे कौन जीतने वाला है और दूसरी बार किस तरह से अटैक इस आइस किंग एक पे किया जाएगा। अब आगे यून जो होता है वो फेंग हाओ से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। अगर इस बैटल के दौरान मुझ पे ये जो एप है वो अगर अटैक कर दे, क्या अभी मैंने जो वो रेड लोटस किंग के सीड्स खाए हैं, क्या ये मेरा जो बॉडी है वो इस एप के अटैक को सप्रेस कर पाएगा। फेंग हाओ से कहता है कि ऐसा सोचना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तुम देख ही रहे हो कि इतने सारे पावरफुल मार्शल आर्ट के मास्टर जो है वो मिलकर भी इस एप का सामना नहीं कर पा रहे, तो तुम उस आइस एप किंग का अकेले सामना कैसे करोगे। और वैसे भी तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारे अंदर एक हीट पॉइजन है जिससे तुम सफर कर रहे हो। इसके साथ उस एप किंग से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मेरे लिए तुम्हें अपनी जान को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। इसमें यून उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं नहीं जानता, बस तुम मुझे इतना बताओ, मेरे बॉडी के अंदर वो जो रेड लोटस सीड है क्या वो उसके हीट टॉक्सिन्स को सप्रेस कर पाएगा। जिस पे यहाँ पे फेंग हाओ से कहता है कि जब तक तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे तब तक तुम्हारे अंदर के हीट टॉक्सिन्स को सप्रेस कर पाएगा। अब ये सुनते ही वो यून जो है वो मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक मात्र मार्शल स्पिरिट का कल्टीवेटर हूँ। तुमने मेरी अभी असली ताकत देखी ही कहाँ है कि मैं आखिर क्या हूँ। आगे इतना कहते हुए वो काफी कॉन्फिडेंट के साथ उस एप किंग का मुकाबला करने के लिए यून आगे बढ़ जाता है। इसके इस रफ्तार को देख करके यहाँ फेंग हाओ भी हैरान रह जाता है। इस यून की पावर तो उस डोंग फेंग से ज्यादा फास्ट है, जिस पे लिटिल फेरी उसे कहती है कि वो जो डोंग फेंग है वो अपने मार्शल स्पिरिट स्टेज के बिगिनिंग लेवल पे है, इसे वो जोंग रिल्म भी कहा जाता है। लेकिन ये जो तुम्हारा ओल्ड मैन यून है ने तो वो जोंग रिल्म को पूरी कम्प्लीटली ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये उस डोंग फेंग से ज्यादा पावरफुल होगा। अब आगे यहाँ पे यून और वो जो बीस्ट होता है एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक दूसरे से टकराते ही इनके टकराव से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलने लगती है। सीन वाकई में अमेजिंग और काफी शानदार होता है गाइस। जिस तेजी से ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आगे उस आइस किंग एप ने जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़े को अपने हाथों में ले लिया था ताकि वो इसका यूज करके उस यून पे अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही उस बर्फ के बड़े से टुकड़े पे जुन टकराता है वो टुकड़ा जो होता है वो कई भागों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी यून ने एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट किया होता है जिससे बहुत सारी तलवारें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस आइस किंग एप पे अटैक करती हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो एप होता है वो काफी ज्यादा होशियार निकलता है। उसने इन सारे अटैक से बचने के लिए अपने अराउंड एक बर्फ की मोटी सी दीवार खड़ी कर दी होती है।
अब यहाँ पे इन दोनों में से किसका पल्ला भारी है ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल था कि दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं कि इतने में यून जो होता है इसने अपनी सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करके एक अजीब से दिखने वाले वेपन को अपेयर किया होता है जो कि काइंड ऑफ भाले जैसा दिखता है। वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके रिलीज होने के कारण आसपास की जो जमीन होती है वो थरथराने लगती है। ऐसे ही वो यून वो वेपन अपेयर करता है और उससे एक जोरदार हिट उस एप पे करता है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उस एप किंग का हाथ अब कट चुका था। अब उस हाथ को खोलने के लिए वहाँ पे एक कल्टीवेटर आता है, लेकिन ये देखता है कि उसके हाथ में तो वो क्रिस्टल है ही नहीं। वो जो मार्शल क्रिस्टल होता है वो उस एप किंग के दूसरे हाथों में होता है और अब उस क्रिस्टल की प्रोटेक्शन करने के लिए उस एप किंग ने उस क्रिस्टल को ही खा लिया होता है, जिसके खाते ही उसके पेट में कुड़कुड़ होने लगती है और उसे पोटी लग जाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। उस एप के शरीर में तो ऐसा बदलाव होने लगता है कि वो आसपास की ऑरा को और एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। ये फिनोमिना इतना ज्यादा भयानक होता है कि इसके प्रेशर से बचने के लिए बाकी कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो छुप जाते हैं। यून भी यहाँ फेंग हाउ से कहता है कि जल्दी किसी सेफ जगह पे जाके छुप जाओ। अब उस आइस किंग एप के बॉडी के अंदर से ऐसी भयानक कोल्ड एट्रीब्यूट वाली ऑरा रिलीज होती है जो कि वो क्रिस्टल की ऑरा से भी ज्यादा खतरनाक थी। ऑरा पिछले बारी ऑरा से इतनी ज्यादा तेज और भयानक होती है कि जो कल्टीवेटर्स छुपे हुए थे ये उन सबको ही वहाँ पे फ्रीज कर देती है। लेकिन यहाँ पे यून उस ऑरा से बचने के लिए एन मौके पे ही अपने आप को एक शील्ड से कवर कर लेता है और वो यहाँ फ्रीज होने से बच जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यून जो होता है वो बहुत ही ज्यादा घायल और इंजर्ड हो चुका था। उसे संभालने के लिए फेंग उसके पास आता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। बागे उस बीस्ट ने वो जो क्रिस्टल खा लिया था इसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसका जो कटा हुआ हाथ होता है वो तो वापस से रिजनरेट हो जाता है। अब पहले के मुकाबले इस एप का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल था। इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।